नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित एक खूबसूरत सी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कोई बात नहीं, हम प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर ने सन 2008 में गौरैया की घटती हुई संख्या की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और 2010 से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन पर्यावरण और पशु पक्षियों की समस्याओं को लेकर शुरू से ही हमारे रचनाकारों ने समय समय पर कविताएं, निबंध, कहानियां और संस्मरण आदि लिखते रहे हैं। आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं वह भी गौरैया पर आधारित है, जिसका नाम है दो गौरैया और उनके कहानीकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी लेखक, अभिनेता के साथ साथ एक लोकप्रिय अध्यापक भी थे जो तमस उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने 1947 के विभाजन से उपजी सांप्रदायिकता का चित्रण किया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें तो तमस के अलावा उन्होंने मैया दास की माड़ी, कुंतो, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा और वांगचू के साथ साथ बच्चों के लिए भी उन्होंने गुलेल का खेल और वापसी जैसी लोकप्रिय कहानियां लिखीं। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी सीखेंगे, कहानी वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे, कहानी को समझकर अपनी भाषा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे, कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे, पर्यावरण और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक हो सकेंगे तथा कुछ व्याकरणिक बिंदुओं जैसे क्रिया विशेषण और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के सामान्य परिचय एवं प्रयोग से अवगत हो सकेंगे। तो आइए अब कहानी का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग कभी ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं।
एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पैर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थीं वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोलीं, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चींटियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श श श श कहा। बाहें झुलाईं, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श श श श करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चीं चीं करने लगीं और माँ खिलखिलाकर हंसने लगीं। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चींटियाँ एक दूसरी से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठीं। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थीं। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चीं चीं करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठीं। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे।
मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीं चीं करती चिड़ियाँ कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगीं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियाँ चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा। चिड़ियाँ वहाँ पर नहीं थीं। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैयाँ नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों
कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर से आवाज आई, चीं चीं चीं। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गौरैयां लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैयां बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। चीं 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैयां सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चीं चीं किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैयां वे अभी भी झांके जा रही थी और चीं चीं करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। विद्यार्थियों, आपने कहानी पाठ के दौरान कुछ कठिन शब्दों पर भी गौर किया होगा। तो आइए उन कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को जानते हैं। पहला शब्द है सराय, जिसका अर्थ है यात्रियों के रुकने की जगह। मध्य युग में यात्रियों, सौदागरों आदि के रुकने, खाने पीने और मनोरंजन के लिए उपलब्ध जगह को सराय कहा जाता था, जिसे अंग्रेजी में इन कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहले जब लोग चलते चलते थक जाते थे तो सराय में ठहरते थे। दूसरा शब्द है धमा चौकड़ी, जिसका अर्थ है उछल कूद, जिसे अंग्रेजी में एक्सप्लोजन कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। बारिश में बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। तीसरा शब्द है अंगीठी, जिसका अर्थ है आग रखने का बर्तन, जिसे अंग्रेजी में फायर विसल कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। जाड़े में लोग अंगीठी में आग जलाकर हाथ पैर सेकते हैं। चौथा शब्द है छावनी, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां सेना या पुलिस के ठहरने की व्यवस्था होती है, जिसे अंग्रेजी में कैंटोनमेंट कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। सेनाएं अपनी छावनी में आराम करती हैं। पांचवा शब्द है रोशनदान, जिसका अर्थ है कमरे के अंदर जिस खिड़की
या छेद के द्वारा रोशनी आती है, अंग्रेजी में जिसे स्काईलाइट कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखें। चिड़िया रोशनदान के द्वारा घर में घुस आती थीं। छठा शब्द है इर्द गिर्द, यानी आसपास, जिसे अंग्रेजी में अराउंड कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखें। हमारे घर के इर्द गिर्द आम और लीची के पेड़ हैं। सातवां शब्द है थिगलियां, जिसका अर्थ है छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा या पैबंद, जिसे अंग्रेजी में पैचेस कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। भिखारी थिगलियां लगे कपड़े पहनते थे। अंतिम और आठवां शब्द है परीक्षण, जिसका अर्थ है जांच, जिसे अंग्रेजी में टेस्टिंग कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखें। वैक्सीन बना ली गई है, किंतु परीक्षण होना बाकी है। तो आइए अब हम कहानी की मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस कहानी की पहली बिंदु है, यह शहरीकरण से उत्पन्न प्राकृतिक असंतुलन की कहानी है। शहरीकरण के कारण जंगलों का सफाया होता जा रहा है। गांवों में भी पक्कीकरण तेजी से फैल रहा है, जिससे कि पेड़ पौधों के साथ साथ बाग बगीचे भी कम होते जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक मोबाइल टावरों एवं उससे निकलने वाले रेडिएशन से भी इनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि आज हमें उनके संरक्षण के लिए सोचना पड़ रहा है। यह कहानी मनुष्य और पशु पक्षियों के सह अस्तित्व की कहानी है। कहा जाता है कि गौरैया घरेलू पक्षी है। जहां इंसानों की बस्ती पाई जाती है, गौरैया वहां जरूर मिलती है। एक समय था जब गौरैया हमारे घर के आसपास झुंडों में चहकती फुदकती दिखाई पड़ती थी। कभी वह घर के छतों पर नजर आती थी, तो कभी नीम और बबूल के पेड़ों पर अपना आशियाना बनाती दिख पड़ती थी, तो कभी खेतों और घासों में दाना चुगती नजर आती थी। किंतु शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की आंधी ने इनके आश्रय स्थलों को तहस नहस कर दिया, जिसमें जंगलों की कटाई मुख्य है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि गौरैया हमें लगभग दिखनी बंद सी हो गई है। यह पक्षियों के प्रति हमें संवेदनशील बनाने की कोशिश करती है। इस कहानी को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि कहानी के नैरेटर बच्चे की जो माँ है, वह बच्चे के पिता से गंभीर होकर कहती है कि चिड़ियों को मत निकालो, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन अंत में वे भी गौरैया और उनके बच्चों की चींची को सुनकर डंडारीचे रख देते हैं और माँ घर के दरवाजे खोल देती हैं। यह कहानी हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक होने के लिए भी प्रेरित करती हैं। तो आइए अब हम इस कहानी की कहानी कला पर एक नज़र डालते हैं। यह कहानी पति पत्नी के बीच संवाद शैली पर आधारित है। कहानीकार भीष्म साहनी जी ने पात्रों को ध्यान में रखते हुए सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कहानी हमारे जीवन से जुड़ जाती है। उनमें कुछ भी अपनी ओर से थोपा हुआ नहीं लगता।
उन्होंने आवश्यकतानुसार पंजाबी, उर्दू, देशज और अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जैसे गौरैया, सराय, हुक्म, फौज, लाठी, डेरा, बाथरूम, स्टूल आदि। वे सीधे सरल वाक्यों में महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा कर जाते हैं जो पाठक को अपनी ओर खींच लेता है। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। व्याकरण की बात करें तो कहानी में क्रिया विशेषण शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। तो आइए उन कुछ वाक्यों पर नज़र डालते हैं। पहला वाक्य है, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। दूसरा वाक्य देखें, देखो जी, चिड़ियों को तो मत निकालो, मां ने अब की बार गंभीरता से कहा। तीसरा वाक्य है, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। झिड़क कर, गंभीरता से, झट से आदि शब्द क्रिया शब्द कहना और उड़ना की विशेषता बता रहे हैं। साथ ही कहानी में श्रुति संभिनार्थक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे अब उनकी सहनशीलता चूक गई। दूसरा वाक्य, उनका निशाना चूक गया। इन दोनों वाक्यों में चुक और चूक दो अलग शब्द हैं। इनमें मात्राओं का अंतर है, बावजूद इसके वे हमें सुनने में समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग हैं। इसलिए इन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं, यानी जो सुनने में समान लगे किंतु अर्थ भिन्न या अलग देते हैं। चुक का अर्थ होता है समाप्त होना या खत्म होना, जबकि चूक का अर्थ होता है गलती या भूल। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों की घटती संख्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं? अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद रचित कहानी रक्षा में हत्या और विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध आंगन की गौरैया पढ़िए और बताइए आपको तीनों में से कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। आप यह कहानी निम्नलिखित लिंक पर पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण और श्रुति संभिनार्थक शब्दों की सहायता से दो दोस्तों के बीच होने वाली बातचीत को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज के कार्यक्रम में हमने सीखा, कहानी वाचन की आदर्श शैली से परिचित हुए, कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सके, कहानीकार और कहानी के मूल उद्देश्य से अवगत हुए तथा क्रिया विशेषण और श्रुति संभिनार्थक शब्द के सामान्य परिचय से परिचित हुए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते लिखते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।